इस देश में एक ऐसा भी प्रधानमंत्री हुआ है जिन्होंने राज्य मंत्री या केंद्र में मंत्री बने बिना ही सीधे प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। भारतीय लोकतंत्र में इस करिश्मे का नाम थे चंद्रशेखर। साल 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की जनता दल सरकार के पतन के बाद चंद्रशेखर कांग्रेस के समर्थन से देश के पीएम बने थे। ये वो दौर था जब प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी से भले ही ना हो, लेकिन उसे बहुमत के लिए कांग्रेस का सपोर्ट चाहिए था। यानी कई नेताओं को प्रधानमंत्री बनने में किंग मेकर कांग्रेस थी। बाद में किंग मेकर बनने की हसरत कई बाकी पार्टियों में भी जागी और सियासत में नया प्रयोग शुरू हुआ। देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड, मोर्चा, इगोइज्म इन पॉलिटिक्स। 9 अप्रैल 2009, सैफई, उत्तर प्रदेश। जिंदाबाद 2009 के लोकसभा चुनाव शुरू होने में महज 7 दिन बचे थे। यूपी के सैफई में एक अलग ही राजनीतिक तस्वीर उभर रही थी। आरजेडी चीफ लालू यादव, समाजवादी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान एक मंच पर थे। ये तीनों ही नेता चौथे मोर्चे के नाम पर एक हुए थे। चौथा मोर्चा यानी फोर्थ फ्रंट। सियासत में तब इस मोर्चे ने सुर्खियां तो खूब बटोरी थी, लेकिन मोर्चा बनाने का मकसद वोटर्स को पचा नहीं। ये तीनों ही नेता मनमोहन सिंह को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। सेंटर में कांग्रेस की सरकार चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ना नहीं चाहते थे। राजनीति के तीनों धाकड़ यही कहते थे कि वो तो बीजेपी और एनडीए को हराने के लिए एक हुए हैं। यानी इस चौथे मोर्चे का मकसद सत्ता को चुनौती देना कतई नहीं था, बल्कि लालू मुलायम और पासवान एक इसलिए हुए थे ताकि विपक्ष को विपक्ष में ही रखा जाए। खैर, जब 16 मई 2009 को चुनाव नतीजे आए तो पता चला कि जो चौथा मोर्चा किंग मेकर होने का दावा कर रहा था, उसका सारा फायदा मुलायम सिंह यादव ले गए। सपा को 23 सीटें मिली, लालू की आरजेडी को महज 4 और पासवान की लोजपा का तो खाता भी नहीं खुला। अब आते हैं 5 साल बाद के हालात पर। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की फुल मेजॉरिटी की सरकार आई। विपक्ष को सत्ता मिली, लेकिन सियासत में मोर्चेबंदी की पोल खुल गई। बीजेपी को दिल्ली से दूर रखने की हुंकार भरने वाले रामविलास पासवान बीजेपी के साथ आकर चुनाव लड़े। कोटे की 7 में से 6 सीटें जीती। लालू की आरजेडी 4 पर ही टिकी रही, जबकि मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी 5 पर सिमट गई। इसे मौसम का विज्ञान कहिए या अवसरवाद। 5 साल पहले जो मोर्चा एंटी बीजेपी था, वो 5 साल बाद सत्ता और विपक्ष के सहयोगियों में बंट गया। वोटर्स एक बार फिर सोच रहे थे कि क्या राजनीति में सिद्धांत सिर्फ मैनिफेस्टो तक सीमित रहता है। देखिए, गठबंधन बनते क्यों हैं? गठबंधन बनते हैं सत्ता का बंटवारा करने के लिए, कि 2 दल मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं या 10 मिल रहे हैं, इस उम्मीद में कि सत्ता आएगी तो समान रूप से बंटवारा होगा। सत्ता आने से पहले लक्ष्य ये होता है कि किसी तरह सत्ता हासिल की जाए। सत्ता आने के बाद सबकी महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है। जो मंत्री बनना चाहता था वो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, तो जो अनुपात में मिलना चाहिए शेयर, उसकी बात पीछे चली जाती है, तर्क पीछे चला जाता है, भावना हावी हो जाती है। अब आते हैं केंद्र सरकार के खिलाफ वर्तमान मोर्चेबंदी पर। ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ जो विकल्प खड़ा कर रही हैं, उसमें कांग्रेस ना भी हो तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। इस पॉलिटिकल एटीट्यूड की वजह यही है कि ममता जानती हैं कि अगर अप्रत्याशित रूप से 2024 में विपक्षी दलों को बहुमत मिल गया, कांग्रेस को अकेले पूर्ण बहुमत ना मिला, तो भी कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए किसी भी दल या चेहरे को समर्थन दे सकती है। जैसा कि 2013 में दिल्ली असेंबली और 2018 में कर्नाटक असेंबली में हम देख चुके हैं। अब सवाल है कि ममता बनर्जी एंटी मोदी मोर्चे के लिए जिन दलों से मिल रही हैं, वो कितने विश्वसनीय हैं। ममता बनर्जी ने सबसे बड़ा दांव शरद पवार पर लगाया है। उसकी वजह है पॉलिटिक्स में पवार का अनुभव। कांग्रेस से अलग होकर पवार ने 1999 में एनसीपी बनाई। तब से लेकर आज तक
पवार की सियासत बीजेपी विरोधी ही रही है, लेकिन वो अगर भविष्य में भगवा खेमे में आ जाए तो चौंकाने वाली बात नहीं होगी। नरेंद्र मोदी खुद शरद पवार के बड़े फैन हैं। खुद मोदी से सुनिए कि शरद पवार के बारे में बीजेपी क्या समझ रखती है। शरद राव में किसान वाली क्वालिटी भी है। किसान को मौसम का अंदाज जल्दी आ जाता है। शरद राव ने उस गुण का राजनीति में भरपूर उपयोग किया है। राजनीति की हवा किस ओर चलेगी आपको जानना है तो शरद राव के साथ बैठिए। एनसीपी के अलावा ममता बनर्जी शिवसेना को भी रिझा रही हैं। 1995 से लेकर 2014 तक शिवसेना बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी थी, अब विरोधी है। महाराष्ट्र की 48 सीटों पर प्रभाव रखती है। हिंदुत्ववादी अप्रोच है। ये फैक्ट ममता के लिए शिवसेना की अहमियत और बढ़ा देते हैं। लेकिन एंटी मोदी मोर्चे में शिवसेना कब तक रहेगी, ये कहा नहीं जा सकता। बीजेपी के खिलाफ मोर्चेबंदी करने निकली ममता बनर्जी को साउथ से बड़ा चैलेंज मिलेगा। वहां ना तो ममता का वोट बैंक है और ना ही अपील। वहां की भाजपा विरोधी क्षेत्रीय पार्टियों की पहली पसंद अब भी कांग्रेस है। इसलिए कांग्रेस को माइनस करके ममता अगर दिल्ली पर काबिज होने का सपना देख रही हैं, तो आज की तारीख में ये असंभव ही लग रहा है। देश बनता है अपने नागरिकों से। ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें, लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।